नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल परिवर्तन चाहता है, बंगाल कमल खिलाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने आज दीदी के गढ़ में हुगली में जब रैली की तो सीधे सीधे कहा कि यहां पर रोजगार युक्त और टोला मुक्त की सरकार होनी चाहिए। ये वार क्या दीदी को सीधा लगा है? आज हम महाभारत में यही सवाल कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो सुना है आपने, लेकिन मोदी है तो बंगाल भी मुमकिन है। क्या यही है इस वक्त बंगाल की सियासी फिजा? इसी पर महाभारत, पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमरा आशोल परिवर्तन चाहिए। बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की ये हुंकार ममता बनर्जी की नींद उड़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस अंदाज में दीदी पर निशाना साधा, उससे साफ है कि अब बंगाल में सियासी पारा और चढ़ेगा। जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। टीएमसी का नारा है बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, पर आज मोदी ने कहा कि ममता ने बेटियों के साथ अन्याय किया है। टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? मिशन सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। जिस मां माटी मानुष के नारे पर ममता बनर्जी ने 10 साल राज किया, आज पीएम मोदी ने उसी नारे से दीदी पर निशाना साधा। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में मोदी ने सीधे ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र का भेजा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता, बंगाल के गौरव को वापस लाना है। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। पीएम मोदी ने बंगाल में लगातार हिंसा पर टीएमसी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि कट मनी कल्चर को खत्म किए बिना बंगाल का विकास संभव नहीं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। एक तरफ कोयला घोटाले में सीबीआई कार्रवाई कर रही है, दीदी के भतीजे की पत्नी को सीबीआई के समन से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ मोदी के प्रहार से साफ है कि इस बंगाल में फिर से वापसी ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होने वाली। अब देखना यह है कि मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी के महाअभियान का ममता क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंदे बंदे। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, बंगाल में मोदी का महाअभियान, ममता परेशान। सवाल पूछ रही हूं कि मोदी है तो बंगाल विजय मुमकिन है। सवाल आज महाभारत में ये कि बंगाल में मोदी, ममता कुनबे में खलबली। सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि बंगाल की बाजी जीतने का मोदी प्लान रेडी है क्या? रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर अब आप अपनी राय दे सकते हैं और फॉलो हमें कर सकते हैं मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है, क्या बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर देखना सही है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय कराऊंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी। हमारे साथ जुड़ रही हैं वकील और राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका टिब्रेवाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के सदस्य मोहम्मद शाकिर अली साहब। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य, टीएमसी के नेता हैं। अनिर्बान बैनर्जी राजनीतिक विश्लेषक, और
अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत अजय जी आपके साथ कर रही थी, लेकिन पहले मोहम्मद शाकिर अली जी के पास जाऊंगी। शाकिर साहब, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, यही स्लोगन टीएमसी ने दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा उन बेटियों का क्या, बंगाल की उन बेटियों का क्या जिनके साथ नाइंसाफी की गई। बंगाल की बेटियों को भी इंसाफ चाहिए। जरूर मैडम, एकदम सही सवाल आपने उठाया है कि बंगाल की बेटियों को इंसाफ चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अभी बंगाल में आई नहीं है, तब वो इंसाफ करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दलित बेटी के साथ हाथरस में जो कांड हुआ, उन्नाव में जो काम हुआ, उनके साथ प्रधानमंत्री जी क्या इंसाफ करेंगे, उनकी साथ क्या विचार करेंगे, उसका फैसला अभी तक नहीं आया है, जहां पर वो सत्ता में है। लेकिन हमारे मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत में जो यहाँ पर बेटी हो और जो सुरक्षित, जो उनको सुरक्षा दिया जाता है, ये बंगाल भारत के लिए एक आइडियल है, समझे कि नहीं। लेकिन मैं इस पर स्टैंड लेना चाहता हूं। आप जरूर बताएंगे कि यूपी के हाथरस की बेटी के साथ और उन्नाव के बेटी के साथ में प्रधानमंत्री क्या इंसाफ करने वाले हैं, वो बताए और बंगाल में चुनाव करने के लिए आए। बस इसके बाद में आगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बंगाल का चुनाव यूपी और राज्यों के मुद्दों पर लड़ने वाले हैं इस बार, ये कह रहे हैं आप मोहम्मद शाकिर अली मुझे, कि इस बार बंगाल के चुनाव में बंगाल के अपने कोई मुद्दे नहीं है, बंगाल के अपने मुद्दे, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है क्या, जो अब आप और राज्यों के मुद्दे लेकर आएंगे, या फिर है कुछ जो आप बता सकते हैं? आज संजू वर्मा जी आ गई हैं हमारे साथ, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि बंगाल की बेटी, आपने तो कह दिया सर, ये कटमनी की जो बात की जाती है हर चीज में, आज प्रधानमंत्री ने कहा एक इमारत भी आपको अगर रेंट पर लेनी है तो उसमें भी आप पैसे देते हैं। ये क्या आपको कोलकाता में बैठकर, पश्चिम बंगाल में बैठकर नहीं पता है? उस घर में भी तो बेटियां रहती हैं, उस घर में भी बेटियां रहती होंगी। अरे सुनिए ना, आप सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा। पूरे भारत में 2 कटमनी के लिए बनाया गया है, 2 गुजराती अंबानी अंडारी। ये पूरे भारत में कटमनी के सरदार है, समझे नहीं? सर कटमनी के बारे में आपसे बेहतर नहीं समझा सकता कोई, ये मैं जानती हूँ, और कितने ये मैं समझूं कि कटमनी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। संजू जी सुन लीजिए, आप भी। भारत की चीजें बिक गई, एयर इंडिया बिक गई, जी सुचारिता जी, एक सेकंड, संजू वर्मा प्लीज, संजू जी जवाब देना चाह रही है, संजू जी जवाब देना चाह रही है, एक मिनट संजू जी के पास जा रही हूँ, बोलिए संजू जी। जरूर आई। सुचारिता जी, आज प्रधानमंत्री की स्पीच यदि मैं एक शब्द में कहूं तो वो इलेक्ट्रीफाइंग थी। उन्होंने सारे तथ्यों को सामने रखा, बंगाल की जो जनता है उनके समक्ष रखा। जो एक चीज बहुत क्लियरली उभर के आई है, मुझे जो प्रधानमंत्री की स्पीच में एक चीज बहुत भा गई, वो ये कि हम सोनार बांग्ला हमारे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। ममता बनर्जी के लिए तो माँ माटी मानुष ये सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया, उन्होंने इतने 10 सालों में किया दिया कुछ नहीं। पर मोदी सरकार, आप देखिए, हाल ही में बजट में 675 किलोमीटर की नेशनल हाईवे जो बंगाल में बनाई जाएगी, उसके लिए 25,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्मार्ट सिटी मिशन हो, ये सब स्कीम्स अभी तक बंगाल में लागू नहीं है, इनको भी लागू किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के लिए भ्रष्टाचार बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, जबकि आप देखिए जल जीवन मिशन के लिए भी जो 1700 करोड़ दिया गया था ममता बनर्जी को, 2 करोड़ ग्रामीण हाउस होल्ड्स में से यकीन मानिए सिर्फ 2 लाख हाउस होल्ड्स को फिलहाल पीने का पानी मिलता है। जल जीवन मिशन के तहत मोदी सरकार ने कहा है हम इन सब 2 करोड़ ग्रामीण घरों में पानी की सुविधा पहुंचाएंगे। मैं जरा शुभांकर जी से ये फिगर्स में शुभांकर जी से पूछ लेती हूँ। आज भी पीने के पानी के बारे में डिबेट कर रहे हैं। मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि ममता बनर्जी कभी भी विकास के बारे में नहीं बोलती, वो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। मैं बंगाल की बेटी हूं, चलिए मानते हैं आप बंगाल की बेटी हैं, हमें ये बताइए प्रशांत, इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री ने कहा है संजू जी, आज जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तुष्टीकरण नहीं चलने वाला है,
तुष्टिकरण नहीं चलने वाला। शाकिर साहब, मैं इस पर आपसे कमेंट लेती, लेकिन पहले शुभांकर जी से पूछ लेती हूँ। तुष्टिकरण नहीं चलेगा, मुझे बताइए आखिरी बार कब रैली में उपलब्धियां गिनाई थी? दीदी ने बताइए, उपलब्धियां पार्टी की कब गिनाई थी आखिरी बार? शुभांकर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जातिवाद की राजनीति, मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल की राजनीति। सुचारिता जी, बंगाल में दीदी की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति, भतीजेवाद की राजनीति, टोलबाजी की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति। संजू जी ने अपना नाम बदल के आज प्रधानमंत्री ने कहा है ना वाली राजनीति। शुभांकर जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा टोला मुक्त और रोजगार युक्त, ये किसके लिए कहा है सर? सर ये किसके लिए कहा है? संजू जी, मैं नहीं, आप बोल दीजिए ना कि ये क्या मजाक बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है बंगाल में। चुप रहना, मैं कहाँ तक बोलूंगा? एक मिनट संजू जी बोलने दीजिए उन्हें। मैं शुभांकर जी के पास जा रही हूँ। शुभांकर जी, आपके नेता बोलते क्यों नहीं है भाई ऐसा कुछ नहीं है बंगाल में, ये सब कुछ नहीं है, ये क्या मजाक बना रखा है आपने? टोला मुक्त रोजगार युक्त बोलते हैं, वहां तालियां बजती है, क्यों? हो गया। अब आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी जितनी देर तक बोले, क्या उन्होंने एक बार भी बताया कि 55,000 करोड़ रुपए जो स्टेट का बाकी रहा वो क्यों नहीं दिया जाता है? राजनीतिकरण जब करते हैं, आप बदले की राजनीति करिए, जैसे आप हमारे खिलाफ करते आ रहे हैं, जैसे दूसरे पार्टियों के खिलाफ करते हैं, बिल्कुल करते रहिए, लेकिन राजनीतिक बदला जो है वो कम से कम किसी प्रदेश के साथ तो मत लीजिए। एक प्रदेश के डेवलपमेंट फंड को आप लोग रोक देते हैं। 55,000 करोड़ रुपए बाकी है कि नहीं है देख लीजिए उस पर से। क्यों स्टेट डेवलपमेंट फंड को आप रोकेंगे? एमपी लैट को ऑलरेडी सेंट्रलाइज कर दिया जा चुका है, 4 बार हाईकोर्ट वहां से बोल चुकी है, भाई अगर एमपी लैट का फंड उधर से नहीं आ रहा है, बंगाल का डेवलपमेंट कैसे होगा? इन सब बातों को छुपा दिया जाता है, नहीं बोला जाता है। अब आपने कहा कि भाई वहां पे दीदी अपने जहां पे जनसभाओं में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, तो मैं पूछता हूं आखिर दीदी के जनसभाओं की कितनी टोटल जो प्रसारण मतलब होता है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि फंड आ रहा है लेकिन फंड आ ही नहीं रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है सिर्फ। प्रियंका जी एक सेकंड, ये बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, फंड खा लिया उसका तो हिसाब दीजिए पहले। पार्टी देश की कौन सी आपसे जो हिसाब मांगता है वो ये आप भी तो देते बताइए। नहीं, एक सेकंड सर, आप कुछ बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट प्रियंका जी एक मिनट, ये कुछ बड़ा आरोप लगा रहे हैं। शुभांकर जी कह रहे हैं कि सबसे रईस सबसे पैसे वाली पार्टी देश की कैसे बन गई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब राज्यों के फंड्स उन्होंने काट कर पार्टी में भर दिए, क्या ये आरोप है? ये आरोप लगा रहे हैं आप शुभांकर जी? स्पष्टता से बोलिए ना सर, डर किस बात का है? आप आरोप लगा रहे हैं तो खुलकर बताइए कि सारे राज्यों के फंड आपने मार लिए और अपनी पार्टी के फंड में भर दिए, यही कहना चाह रहे हैं आप? आरोप तो लगाई नहीं, मैंने प्रश्न सर अगर ये इतना आसान होता ना सर तो टीएमसी, सर ये अगर इतना आसान होता तो आज वो सब पार्टियां जो एक गठबंधन की सरकार कई सालों तक चलाती रही बहुत रईस बन सकती थी, बहुत रईस बन सकती थी सर, और है भी शायद। हिसाब तो आप दीजिएगा, मुझे ये बताइए ना कि कैसे बनी के अकाउंट में। नहीं आप ये तो बताइए। एक मिनट प्रियंका जी ये बड़ा सर आपने जो एलिगेशन लगाया है मैं उस पर जाना चाहती हूँ। कट मनी लिया, आपने क्या लिया मुझे बताएं भाई? हमने तो कट मनी, आपने कट मनी का इल्जाम लगा दिया कि कट मनी लिया, लेकिन कटमनी वाले सारे नेता तो आप अपने पार्टी में अपने खेमे में ले जा चुके हैं। देखिए ऐसा फिर है, आपको किस बात की, अब कौन सी बात की शिकायत रहेगी? अरे चलिए आप मान रहे हैं कि कटमनी वाले वो नेता है। पहली बात तो ये, आप मान रहे हैं वो कटमनी वाले नेता है, आप मान रहे हैं कि उन सब ने कटमनी जमा किया जब वो आपकी पार्टी में थे। आपने कहा कटमनी वाले नेता आप अपनी पार्टी में ले गए। भाई प्रियंका जी क्यों बीजेपी में गए कटमनी वाले नेता? कटमनी का आरोप तो भाजपा ही। एक सेकंड, प्रियंका जी जवाब दे रही है, उसके बाद आऊंगी संगीत जी के पास। नहीं अभी इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है कि इन लोगों ने कटमनी खाया है, बिल्कुल उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारी पार्टी में जो आए हैं वो चोर साबित या सिद्ध हो जाते हैं तो इनके हिसाब से तो फिर कटमनी वाले बॉबी हकीम भी चोर हैं, जिनको ये पार्टी में लेकर के बैठे हैं, ममता बनर्जी साथ लिए घूमती हैं। तो पहले उस पर क्लियर करिए स्टैंड, क्यों चोर को बैठा रखा है साथ में। दूसरी बात, अभी ये यहाँ बैठ करके बंगाल में उत्तर प्रदेश की बेटी के बारे में सोचते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? पश्चिम बंगाल की कामधुनी भूल गए, काकद्वीप भूल गए, पार्क स्ट्रीट रेप कांड भूल गए, देबरा रेप कांड भूल गए, मालदा रेप कांड भूल गए। ममता बनर्जी ने तब तो आवाज नहीं उठाई। हाँ ये जरूर कहा था कि हाफ रेप हुआ है तो 15,000, फुल रेप हुआ तो 20,000 दूंगी। ये मुख्यमंत्री है, ये औरत की इज्जत करती है और कहती है बंगाल की बेटी। आप हम लोग को शर्म की बात सिखा रहे हैं। बंगाल ने देखा है आप जैसी मुख्यमंत्री ने कैसी बेइज्जती कराई है औरतों की, ये है पश्चिम बंगाल ने देखा है। तो अब द्वारे द्वारे जाइए,
बंगाल की बेटी बोलिए, दीदी के बोलो, एक बार यूपी के हालात आके देख लीजिए, एक बार यूपी के हालात आके देख लीजिए। यहाँ रात अरे सर मुझे समझ नहीं है शुभांकर जी, एक मिनट शुभांकर जी, शाकिर अली साहब, मैं एक चीज बड़ा क्लियर पूछना चाहती हूँ, आप लोग पश्चिम बंगाल का ही चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई? देखिए कितने यूपी के, नहीं, मुझे बता दीजिए जरा, आप लोग पश्चिम बंगाल का ही चुनाव लड़ रहे हैं ना शाकिर साहब, शुभांकर जी? बंगाल की बात क्योंकि बंगाल की बात तो आपकी बातों में मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। बंगाल की बात कहाँ है? आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सर पश्चिम बंगाल की बात करिए ना, फोकस पश्चिम बंगाल पर रखिए। जब डेवलपमेंट की बात आती है, उन्होंने आपको बताया मालदा रेप केस पर आपने कुछ नहीं बोला, आपने पार्क स्ट्रीट केस पर कुछ नहीं बोला, उन पर क्यों नहीं बोलते आप? वहाँ की बेटी नहीं है क्या? चला रहे हैं, वो बेटी नहीं है? चला रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देश की हर बेटी बराबर है, लेकिन राजनीति करने के लिए आपको राजनीति करने के लिए भी बेटी में फर्क नजर आ रहा है। राजनीति करने के लिए बेटी में फर्क कर रहे हैं आप शुभांकर जी। तो राजनीति करने के लिए, दिस इज शेमफुल। के लिए तो सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी, सर सुन लीजिए, आपने बेटी की टैगलाइन अपने चुनावी स्लोगन से जोड़ी है, बंगाल मांगे अपनी बेटी, वो बेटी ममता दीदी है, मैं मान रही हूं, यही स्लोगन आपने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बेटियों के साथ जो विभत्स कांड हुए उनको दोहराकर और चिल्लाकर आप चुनावी कैंपेन करें, दिस इज शेमफुल। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। ये वही ममता बनर्जी है जिसने कांड के बाद कहा था कि ये सजाई हुई। सर वो वहाँ से मालदा की बात करेंगी, आप यहाँ से हाथरस की बात करेंगे, क्या अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा? कैंपेनिंग करें तो कोई शर्म नहीं। सर मुझे बस एक मिनट प्रियंका जी एक मिनट मैं एक बार प्रोफेसर एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार सुन लीजिए मेरी बात। जहाँ पे मैं एक मिनट, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप अलग आप बेटी में फर्क मत करिए। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल कैंपेन्स नीड दिस। किसी भी तरह का राजनीतिक कैंपेन आपको करना है तो उसमें आपको बेटियों को खींचने की जरूरत नहीं है। वो भी जो विभत्स कांड इस देश ने देखे उनको, चाहे वो मालदा हो या हाथरस हो। आप लोगों ने, मैं आपसे ही कह रही हूँ शुभांकर जी, एक मिनट, मैं संगीत रागी जी के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं सृष्टि के पास जा रही हूँ। एक बार मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हुगली में है, क्योंकि हुगली में आज जब प्रधानमंत्री की रैली हुई, मैं संगीत रागी जी आपके पास आऊंगी और अजय अरोड़ा जी उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं सृष्टि के पास जा रही हूं। सृष्टि, आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे, आज प्रधानमंत्री ने वहां से एक बार फिर कहा कि परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा। मुझे यह बताइए, जब वो टोला मुक्त कहते हैं, जब वो रोजगार युक्त कहते हैं, तो वहां क्या तालियां बजती हैं या सवाल उठते हैं? मुझे यह बताइए। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, देखिए यहाँ बंगाल में हुगली में हम आज मौजूद रहे और सुबह 8 बजे से ही हम यहाँ पर थे और सुबह से जो तस्वीरें हमने देखी थी वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि कार्यक्रम 4 बजे का था, लेकिन लाखों की तादाद में लोगों के आने का सिलसिला रहा और जारी रहा वो 4 बजे तक। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे थे उसके बाद भी उन्होंने लगातार जब भी रोजगार का जिक्र किया, जबकि युवाओं को सशक्त करने का जिक्र किया, लोगों ने हाथ उठाकर तालियां बजाई, क्योंकि लोगों की आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही थी, खास तौर पर मेट्रो परियोजना को लेकर। नावापाड़ा से लेकर दक्षिणेश्वर तक का जो सफर है, जो 1.5 घंटे में तय होता है, वो 25 से 30 मिनट में अब तय हो जाएगा। और सबसे खास बात सुचारिता ये है कि वो रास्ता जाएगा काली मंदिर, जो काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दिखाता है। उस मंदिर पर जाने वाला रास्ता बेहद आसान होने वाला है। तो संस्कृति की बात लगातार बीजेपी करती है और दुर्गा को ही लेकर तमाम सवाल ममता बनर्जी ने भी उठाए थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल हमेशा से ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक पश्चिम बंगाल ने अहम भूमिका निभाई है। असम के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में भी व्यापार करने के लिए यहां से बड़ा विस्तार हो सकता है। इसीलिए मेट्रो और रेल परियोजना, इसके साथ ही तमाम ओवरब्रिज बनाए गए, तमाम फ्लाईओवर पर काम किया जा रहा है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि और ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर हम बंगाल को बना सके। ये कोशिश लगातार गंभीरता के साथ रही है जो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। और इसके साथ ही वो बार बार अपनी हर रैली में यही बात कहते हैं कि करोड़ों की परियोजनाएं जो लॉन्च की जाती हैं यहाँ के आम नागरिक के लिए, वो परियोजनाएं यहाँ की सरकार उन तक पहुंचने नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में। इसीलिए वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आप हमें मौका दीजिए, आप हमें हरी झंडी दिखाइए और डबल इंजन की सरकार जब यहाँ पर चलेगी तो सोनार बांग्ला का सपना जो देखा गया था वो जरूर पूरा होगा। और यहाँ के युवा, खास तौर पर हम हुगली की बात कर लें तो डनलप
ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में आज वो पूरा कार्यक्रम था, वहां वर्षों पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी, टायर की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो वहां की युवाओं में एक बड़ी आशा और उम्मीद है, चूंकि यहां से लॉकेट चटर्जी ने चुनाव जीता था, एक मजबूती रही है बीजेपी की, इसीलिए कोशिश यहां के लोगों की भी यही है कि वो लगातार बीजेपी का साथ दें ताकि युवाओं को ज्यादा रोजगार मिल सके, वो आगे बढ़ सके। जो पिछड़ापन लगातार यहाँ पर रहा, चूंकि अगर हम मेट्रो की स्पेशली बात कर लें, क्योंकि आज उसका उद्घाटन किया गया, उसका विस्तार किया गया, तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल को एक पहला मौका मिला था कि यहाँ पर सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी, लेकिन उसका विस्तार और उसका आधुनिकीकरण होने जो बात आप कह रही हैं सृष्टि, आप हुगली से तस्वीरें दिखा रही, थोड़ा अंधेरा है इसलिए देख नहीं पा रहे, लेकिन जैसा आपने कहा कि वहां रैली प्रधानमंत्री की होती है और उस रैली में जिन बातों को प्रधानमंत्री कहते हैं उस पर मोहर लगाएगी पश्चिम बंगाल की जनता, ये कुछ महीने में या फिर मैं कहूं हफ्तों में पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सीधे दिलीप घोष जी के पास जा रही हूं। दिलीप घोष जी, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। दिलीप जी, सबसे बड़ी बात कि मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में हरी झंडी दिखाएंगे बीजेपी को पश्चिम बंगाल के लोग। आज प्रधानमंत्री की बहुत अहम रैली थी हुगली में। जी बिल्कुल, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। जो दृश्य था वहाँ वो सच में चौंकाने वाला है। घंटों से लोग आकर बैठे थे लाखों संख्या में, और जो उनके अंदर से जो आवाज आ रहा था, जिसका रिस्पॉन्स कर रहे थे और नारा लगा रहे थे, और प्रधानमंत्री जी मंच से निकल जाने के बाद भी हजारों लोग वहीं खड़ा होकर मोदी मोदी नारा लगा रहे थे। तो ये एक नया बंगाल की हम देख रहे हैं, और जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रही है। अब पांचों यात्राएं चल रही, गाँव में भी जो दृश्य देख रहे हैं, महिलाएं रास्ता में आकर के फूल छिड़कते हुए, शंख बजाते हुए जय श्री राम की नारा लगा रहे हैं। तो बंगाल परिवर्तन की दौर से गुजर रही है और परिवर्तन होना है। माननीय प्रधानमंत्री बार बार बंगाल के लोगों को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि बंगाल को एक बार भाजपा के हाथ में दीजिए, एक बार हमको मौका दीजिए, हम बंगाल को बदल देंगे। दिलीप जी, जैसा आप कह रहे हैं एक मौका चाहिए। पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट का राज था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी आएंगी। अब ममता बनर्जी का राज है तो बहुत लोगों ने सोचा उन्हें हटाना मुश्किल है, लेकिन आपको लगता है नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो ये सियासी हवा बदल सकते हैं पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल, मोदी जी का ऊपर पूरा देश के लोगों का भरोसा है। ऐसा एक शख्स दुनिया में सब लोग भरोसा करते हैं, और जब वो ठान लेते हैं कि बंगाल में परिवर्तन करना है, लोगों को विकास का मौका देना है और उसका सुविधा दिलाना है, यहाँ 10 करोड़ लोग देश के विकास से वंचित रह जाएं केवल राजनीति के कारण, ये नहीं हो सकता है। इसलिए भाजपा की तरफ से पूरी शक्ति लगाकर हम परिवर्तन के लिए लग रहे हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से भी बंगाल को हमेशा मदद करते रहे। और लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि मोदी का नाम हो जाए, इसलिए जैसा कि आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपया हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिसके लाभ यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इस बार एक रोड 675 किलोमीटर नॉर्थ साउथ बंगाल को जोड़ने वाला इसके लिए 25,000 करोड़ का अनुदान रखा है। ऐसे कई कार्यक्रमों में कॉरिडोर से लेकर मुझे लगेगा 30-40 करोड़ 1000 करोड़ का और नया इसमें निवेश होगा। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली और कैसे सियासी फिजा पश्चिम बंगाल की अगर कोई शख्स बदल सकता है तो शायद वो स्क्रीन पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊंगी। अजय अरोड़ा जी, ये नारा तो बहुत पुराना हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। अब तो ऐसा लग रहा है मोदी है तो बंगाल भी मुमकिन है। अजय जी, अजय जी को मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? मुझे लग रहा है अजय जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आ रही हूं। पश्चिम बंगाल में कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो बात मैंने कही लेफ्ट के राज में, कि ममता बनर्जी आएंगी। अब ममता बनर्जी को अब दस्त करना मुश्किल लगता था, ऐसा लग रहा है। लेकिन किस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस सियासी फिजा को बदल सकती है पश्चिम बंगाल में? वो मेरे को रिमोट दीजिए मेरा। प्रोफेसर रागी की भी आवाज नहीं आ रही है। परिवर्तन यात्रा का इनके परिवर्तन। सर बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, जो जगत प्रकाश नड्डा जी और इन सबके विमर्श से जो 3 बातें निकलती है। पहली बात तो
इस बात पर जोर है कि पिछले 70 साल के अंदर बंगाल जो अपने सांस्कृतिक गौरव के बारे में, उसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती थी, क्योंकि वामपंथियों के लिए सांस्कृतिक गौरव की बात करना उनसे उम्मीद नहीं की जाती थी और उनका उनमें कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रहता है। दूसरी बात, जब ममता बनर्जी उनको हटा करके सत्ता में आई थी तो लगा था कि बंगाल अपने सांस्कृतिक गौरव को पुनः प्राप्त करेगा, लेकिन ममता जी भी उसी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति की शिकार हो गई और आने वाले जो ये पिछले 10 वर्षों का इतिहास जो रहा है वो वैसा रहा है जिससे ममता बनर्जी ने कभी भी अपने कैडर को भी इस दिशा में प्रेरित नहीं किया था। उनके कैडर को भी बहुत धक्का लगा है इनफैक्ट ममता बनर्जी की इस राजनीतिक दिशा को देखकर। इतना तो बता दीजिए, तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है जो बंगाल के बंटवारा कर दिया असेंबली में, देश का, समाज का, धर्म में, हर चीज को तो विभाजित कर दिया। रागी जी सर इस पर भी तो कुछ बोलिए। तो लीजिए शुभांकर जी एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें। किसी पे आप अपने आरोप लगाइएगा सर, वो भी आपके वाजिब आरोप है, आप भी पूछिएगा सवाल। एक मिनट उन्हें बात पूरी करने दीजिए। बोलिए प्रोफेसर रागी। देखिए बंगाल जो है एक समय इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था, महाराष्ट्र के बाद उसका दूसरा स्थान हुआ करता था, लेकिन आज जाकर के बंगाल जो है वो मूलतः एक एग्रीकल्चर स्टेट हो गया है, क्योंकि वहां से जो इंडस्ट्री से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, वो सारे के सारे वहां से करीब करीब बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए बंगाल के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता जो है वो खत्म हो गई है। फॉरेस्ट एरियाज के आसपास जितने जो हैं करीब 50% वहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट आप वहां पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं देखेंगे, एक सिर्फ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दे, जहां पर दहाई आंकड़ा से 20%, 18%, 70% लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे काम कर रहे हैं। और यही देखा होगा कि पैंडेमिक टाइम्स में जो है, पैंडेमिक समय के अंतर्गत जो है आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जो माइग्रेशन हुआ है। मैं आपको समय दूंगी सर, बहुत लोग पेशेंटली अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। मैं संजू जी को देखिए, वो आराम से इंतजार कर रहे हैं। उनके पास संजू जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक बार संजू जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक बार अनिर्बान जी से रिएक्शन ले रही हूँ। अनिर्बान जी हुआ क्या है जो राज्य इंडस्ट्रियल ग्रोथ में नंबर 2 पर था वो पिछड़ा क्यों है? इसका कोई कारण आप दे पाएंगे? सोनार बांग्ला का सपना सिर्फ सपने की तरह ही रहने दे दिया आपने, उसे पूरा भी करना था सर, सिर्फ सपना नहीं दिखाना था। नहीं ये जब बीजेपी सोनार बांग्ला का बात करता है तो हम उनसे पूछेंगे सोनार त्रिपुरा का क्या हुआ, उत्तर प्रदेश क्या सोनार उत्तर प्रदेश नहीं बना पाए, गुजरात का हालत क्या है? मैंने कोई भी अरे ये तो बीजेपी कह रहे हैं ना, आप वही कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले शुभांकर जी और शाकिर साहब कर रहे हैं। सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल का है, मैं बार दोहराऊं क्या? सुन लीजिए सर, आप त्रिपुरा की बात कर लीजिए, आप यूपी की बात कर लीजिए, आप असम की बात कर लीजिए, बट एंड ऑफ द डे पश्चिम बंगाल का चुनाव है सर, ये भूल जाते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि पश्चिम बांग्ला बाकी जितने बीजेपी शासित राज्य है उनसे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। तो ये क्या बनाएंगे? ये सोनार बांग्ला नहीं, ये शौशान बांग्ला बना देंगे। ये लोग जो है बांग्ला जो है वो सोनार है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये शौशान बांग्ला नहीं है, ये लोग उसे शमशान बना देंगे। ये सोनार बांग्ला नहीं, शमशान बांग्ला बनाना चाहते हैं। एक सेकंड गुजरात में दंगे सोनार बांग्ला बना दिया क्या? दंगे किए हैं उत्तर प्रदेश को पूरा पिछड़ा दिया। मैम मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं सबके पास एक बार तो चली जाऊं। सरकारी नौकरी करते थे थोड़ा तो समय देंगे आप संजू जी नौकरी से, ऐसे वो बनाएंगे एक मिनट रुक जाइए। अब आपने अनिर्बान जी जो बात बोली, मैं संजू जी से एक रिएक्शन ले लूं। संजू जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मैम प्लीज आप थोड़ा तो मेरे साथ अकोमोडेट कीजिए, मेरे पास 7 मेहमान हैं। मैम मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि शमशान बंगला की वो बात कर रहे हैं, इन्होंने सोनार बंगला बना दिया क्या ममता बनर्जी के इस लंबे कार्यकाल में? अभी भी वो सपना ही है, वो सपना पूरा नहीं हुआ है। सुचारिता जी मैं तब बोलूंगी यदि ये थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, क्योंकि मैंने किसी को बीच में टोका नहीं। हाँ बोलिए मैम, बोलिए आप बोलिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रखना चाहती हूँ। अरे मैडम मैं चुप ही हूँ। अनिर्बान जी सुन लीजिए कि बंगाल में कुछ भी उद्योगीकरण। हाँ बोलिए। आप बोल लीजिए। बोलिए मैम, बोलिए। पहले
मैम इस तरह से बंगाल डिबेट का में- पे स्केल होता है, प्लीज आप बंगाल बोलिए, में उसके बाद कोई मैं भी जाऊंगी उनके पास। बोलिए आप। बंगाल में कुछ भी उद्योगीकरण नहीं हुआ है। यहां पर जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, चाहे वो फाल्टा एसईजेड हो, दुर्गापुर एसईजेड हो, हल्दिया एसईजेड हो, सॉल्ट लेक सिटी का एसईजेड हो, आपको जानकर ताज्जुब होगा सुचारिता जी, ये सब वेस्टलैंड आज बंजर बन के पड़े हैं। दूसरी बात, उद्योगीकरण को एक तरफ रखिए, लॉ एंड ऑर्डर 2017 में एनसीआरबी कहती है 822 इंसिडेंट हुए थे कम्युनल वायलेंस के, जिसमें से 111 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 55 लोगों की मौत तो सिर्फ बंगाल में हुई। तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तीसरी बात, ये जो कहती हैं नारी सुरक्षा, ये खुद एक नारी हैं, इन्हें पूछिए, सूजेट जॉर्डन नामक एक महिला थी, 2012 में जब उनका गैंगरेप हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा अरे वो तो एक लूज औरत थी जो क्लब वगैरह में जाती थी, डिस्कोज में जाती थी, देर रात तक पार्टी करती थी। जहां की महिला प्रधानमंत्री एक दूसरे महिला के बलात्कार पर शोक व्यक्त प्रकट करने की बजाय उसका मजाक उड़ाए, उस महिला मुख्यमंत्री को, सॉरी नॉट प्रधान, उस महिला मुख्यमंत्री को वापस सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। चौथी बात, मैं यह कहना चाहती हूं, बिना सत्ता के फिर भी बीजेपी की मोदी सरकार ने 3.5 करोड़ जनधन अकाउंट खुलाए, बंगाल में 75,000 घर बनवाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और 1.5 करोड़ घर बनवाए जाएंगे, और यकीन मानिए 80 लाख बंगाल की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए गए। तो मैं ये कहना चाहती हूं, सत्ता में होकर ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया, बिना सत्ता में हुए मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के जहां तक हो सका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का जो भी लाभ था वो बंगाल की जनता तक पहुंचाया। और एक बात कह दूं, जो 100 किसान रेल थी वो संगोला से शालीमार बंगाल तक जब चली, उससे सबसे ज्यादा फायदा हाल्डिया के पटेटो, धान, हमारा सचार नंबर आएगा। जी जी अजय जी आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत अच्छी बात कही, बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं सर, थैंक यू। 24 परगनास के आलू के किसानों के लिए आज तक एक भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं खोली? नॉर्थ 24 परगनास के आलू के किसानों के लिए आज तक आपने एक भी फूड प्रोसेसिंग, मैं एक बार अजय जी संजू जी, अब मैं अजय अरोड़ा जी के पास एक बार जा रही हूँ। अजय जी मुझे ये बता दीजिए जी, मुझे बस एक बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जाते हैं तो आप लोगों के अंदर क्यों डर आ जाता है? भाई वो तो सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, मैंने कहा मोदी है तो बंगाल भी मुमकिन है, लग रहा है आपको भी है? चाहे जादवपुर में ये पेन ड्राइव बंद करा दीजिए, इन सभी ये रिकॉर्ड बंद करा दीजिए, एक दूसरे का सम्मान रखकर बात करेंगे सर तो अच्छा लगेगा। एक दूसरे का सम्मान रखकर बात करिए सर, ऐसे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं सर, एक मिनट संजय जी, मैं अजय जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अजय जी के पास जा रही हूँ। अजय जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी आप भी सियासी प्लेयर थे, अब अलग बात है कि अब कुछ पता नहीं कहाँ है नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हाथ था या नहीं इस बात का जवाब बताइए अजय जी। मोदी है तो बंगाल, बोल नहीं पाऊंगा, ये महिला चुप हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। मैं सम्मान करता हूँ महिलाओं का। अच्छा, मैं गणित का छात्र रहा हूँ सुचरिता जी, मैंने गणित पढ़ा है, मैंने गणित पढ़ा है। आप आकर बहुत झूठ बोलते हैं। मुझे बताइए बंगाल की जीडीपी ग्रोथ। जी संजू जी, मैं अजय जी से एक सवाल ले लूं। जी 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 अजय जी मुझे बताइए पश्चिम बंगाल में, जी सर, ये डिबेट की सभ्यता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं आप लोग टेलीविजन पर तो जरूर आ जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी के जाने से डर क्यों लगता है आपको? कोई डर नहीं, मुझे लगता है, मैंने गणित पढ़ा है। हाँ। मोदी जी कोई ऐसी छड़ी लेके गए हैं, हाँ। छड़ी हवा में घुमाएंगे, 294 में से कोई कहता है 100, कोई कहता है 150, कोई कहता है 200, मुझे लगता है कि 588 ना ले आए। इस प्रकार का उत्साह दिखा रहे हैं ये लोग, और ये भूल गए हैं। अभी संजू जी ने बात की और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बात की कि बाकी प्रदेशों को ना जोड़ा जाए। क्यों ना जोड़ा जाए? जो रोड मैप तैयार होता है सुचारिता जी, जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा पे है, तो उनका रोड मैप तो सेम होगा ना बंगाल में भी, तो वो तो
नहीं मेरी अजय जी मेरी बात मेरी बात दूसरी है। मेरी बात ये है, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का स्टेक दिखा रहे हैं, वहां पश्चिम बंगाल में वो ताल ठोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है। आपको नहीं लगता नहीं आ सकती तो बोलिए, क्योंकि आप तो कहीं नहीं है ना रेस में सर, या है अभी भी मान रहे हैं खुद को रेस में। सुचारिता जी, मैं तो कहता हूँ मोदी जी आज गए हैं, ये अपने में डोनाल्ड ट्रंप को ही बुला लें, अगर ये आ जाएं। अभी 3 सीटों पे हैं ये, डोनाल्ड ट्रंप इनके मित्र आ जाए, मोदी कह के यहाँ भी भाषण देके देख लें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर 3 सीटों एक मिनट सर, प्रोफेसर आगे मुझे एक बात बताइए, 3 सीटों पर होने से क्या होता है? आज ही आपके हाथ से सर एक और सरकार निकली है, कई राज्यों में आप कहाँ हैं पहले वो भी तो याद रखिए। आज सरकार निकली है कि नहीं निकली आपके हाथ से, पहले ये बताइए मुझे। आज आपके हाथ से सरकार निकली कि नहीं निकली? सुचारिता जी 3 सीटों पर बात करने वाले सर आप तो सरकारें गंवा रहे हैं, वो तो 3 सीटों से आगे ही बढ़ेंगे कहीं। मैं आपकी सुचारिता जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने तो गणित समझाया, गणित सुचारिता जी का उत्साह की आप बात कर रही हैं सर, ये गणित नहीं है। भाषण में उत्साह है। एक मिनट प्रोफेसर आगे बोलिए। 294 से ज्यादा हो सकती है क्या? सर सरकार गंवाने वाले यहाँ सीटें याद रख रहे हैं। एक मिनट, मैं तो मैथ की बात कर रहा हूँ। रागी जी तो प्रोफेसर है, बताते हैं स्टेक किसका है ज्यादा? कौन सा नया गणित? प्रोफेसर आगे बोलिए। प्रियंका जी उसके बाद आ रही है। हाँ, किसी नारी के लिए कहा था, किसी औरत के लिए कहा था कि वो अपनी पेन ड्राइव बंद रखे। एक मिनट प्रियंका जी, प्रोफेसर आगे को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रही है। मुझे तो लग रहा है 100% कांग्रेस से, जबकि मैंने एक मिनट प्रियंका जी, मैं पहले प्रोफेसर आगे का टेक ले लूं। जिस तरह की बातें आपने कही वो प्रूव करता है। करंट लगा है प्रियंका जी को, कैसा करंट लगा है? बोलिए कहते हैं करंट लगना। सुचरिता जी, सुचरिता बोलिए प्रोफेसर आगे बोलिए। सुचरिता जी, सच्चाई तो यह है कि आज के समय बंगाल की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कोई राजनीतिक उसका वजूद नहीं रह गया है। ये और वामपंथ दोनों यदि मिल भी जाते हैं तो बमुश्किल से दहाई का आंकड़ा प्रतिशत जो है वो वोटों का ये प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बंगाल की राजनीति में कोई बहुत बड़ा ये उलटफेर कांग्रेस पार्टी कर पाएगी ऐसा सोचना भी मुझे लगता है कि राजनीतिक गलत है। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रागी जी, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। ये ज्योतिष सर अजय जी ये तरीका नहीं है। अब आप ये बीच में घुस के सर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? घुसना है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसिए सर, यहाँ डिबेट में बीच में घुसकर कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दस्तक दीजिए, वहां घुसिए, वहां आपके लिए भला होगा अगर घुस सकती है कांग्रेस पार्टी। यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ बीच में घुसकर कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मत कीजिए तो बेहतर होगा। यहाँ पर घुस के कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तो दस्तक दीजिए सर, वहां तो आप शून्य हो रहे हैं, वहां पर आप गायब हो गए। शाकिर अली साहब, एक मिनट, शाकिर अली साहब, प्रियंका जी एक मिनट सर, वहां आप शून्य हो रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फोकस ऑन रियल इश्यूज। शाकिर अली साहब, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री अगर यहाँ बैठकर, शुभांकर जी अभी कह रहे थे कि कटमनी वाले तो सारे चले गए, तो मान रहे हैं वो कटमनी वाले सब सारे चले गए। ये कटमनी ऐसे ही तो नहीं हवा में आ गया ना सर, कहीं तो था। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया सब जाएगा। नहीं, देखिए मैडम, आपने जो कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं मोदी ही है तो नामुमकिन है, क्योंकि देखिए कटमनी के मुद्दा से ये लोग अब निकल गए हैं। अब ये लोग ईडी और सीबीआई का मिशनरी इस्तेमाल करके लोग नेताओं को डरा के, धमका के, बैकफुट पर भेज के चुनाव कराना चाहते हैं। आप समझिए बात, ये हर बार इस्तेमाल करेंगे कि बंगाल की चुनाव को हम लोग जीतें। लेकिन आपको समझना होगा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बंगाल के मुद्दा पर बार बार आने की बात करते हैं, तो मैं उस पर आता हूं कि किसी को स्वास्थ्य साथी कार्ड जो 9 करोड़ जनता को मिला, इसको भूलना नहीं चाहिए। लड़कियों को साइकिल मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, जूता से लेके बच्चों को जूता से लेकर कपड़े मिल रहे हैं, उसके वापस नहीं आना चाहिए। यह स्वास्थ्य का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, फ्री राशनिंग है मैडम, इससे तो इनकार नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए कि बाकी जो राज्य है, जो राज्यों को अभी हम फेस कर रहे हैं, प्रियंका जी कोई गुजरात से आते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर 10 साल से आते हैं, किया है वो बताइए। 10 सालों में कितने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुले हैं सरकार के अंदर, ये बताइए। 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये बताइए। 10 सालों में कितनी माँ बहन को जो है जितनी भी स्कीम्स है उसके अंदर में वो उपलब्धि उठा पाई है, ये बताइए।
किया क्या आपने? एक इंडस्ट्री बताइए जो पश्चिम बंगाल में बैठाई है। आपके पास एक इंडस्ट्री का नाम नहीं है। मैं कहती हूँ इंडस्ट्री छोड़िए, एक फैक्ट्री बता दीजिए जिसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने अपने हाथों से किया है। जवाब नहीं है, क्योंकि 10 सालों में बुआ, भतीजा और भाइयों ने मिलकर के पश्चिम बंगाल का पैसा खाया है और सफेद और नीले रंग से पूरे पश्चिम बंगाल को रंगा है और उसका कटमनी खाया है। जो बात ममता बनर्जी खुद बोलती है, एक सेकंड, मेरे लीडरों ने चोरी की है और अपनी वीडियोस में उन्होंने कहा है कि अब आप जो है चोरी करना बंद करिए, जनता का पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। चोरी नहीं की थी तो पैसा लौटाने की बात कहां से आई? रास्ता, घाट, पानी, जल, आलो। शाकिर साहब एक मिनट शाकिर साहब एक मिनट रुकिए। संजू जी अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने सीधे आज कहा तुष्टीकरण वाली राजनीति का अब समापन है, अब खात्मा है, अब विकास की राजनीति, विकास की रेल चलेगी। विकास पर ही बोल रहा था मैडम, मैं विकास पर ही बोल रहा था। सुचारिता जी, हाँ संजू जी बोलिए। मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूँ जो आपके पैनल में, एक चीज मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ जो आपके पैनल में किसी ने नहीं कहा, और आर भारत शायद इस मुद्दे को और जोर तरीके से उठाएगा। पहली बात, ना केवल सीबीआई के समन्स गए हैं अभिषेक बैनर्जी को जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, पर कोल घोटाले में जो अभिषेक बैनर्जी का नाम आया है, उसके अलावा ममता बनर्जी के खास मंत्री फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी का नाम मेट्रो घोटाले में आया है। इस मेट्रो घोटाले के चलते फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का नोटिस गया है। ये तो बात घोटालों की रही। दूसरी बात, यहां पर किसी महाशय ने उत्तर प्रदेश की बात की थी, तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी है 18 लाख करोड़, बंगाल की जीडीपी है सिर्फ 12 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी का रेट है 11%, बंगाल की बेरोजगारी का रेट है, सुनकर चौंकिए मत, 24%। तीसरी और अहम बात, संजू जी इसीलिए तो आज कहा 10 सालों में 80% से 72% हो गई है बंगाल में। मनी कट हुआ लेकिन वो रोजगार में नहीं गया। सबसे दुखद पश्चिम बंगाल के लिए ये रहा कि मनी कट हो गया लेकिन वो रोजगार में नहीं गया। इसीलिए अब टोला मुक्त और रोजगार युक्त की सरकार की बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर अब आप दे सकते हैं अपनी राय और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है, क्या बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर देखना सही है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और हमने मित्रों ऐप पर जो सवाल पूछा उस पर आइए आपको दिखाते हैं बेस्ट कमेंट्स।